आपको पता है ट्रेन्स को जर्मन में वाहन बोलते हैं, जो कि संस्कृत के वर्ड वाहन से मिलता जुलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदी में हम बोलते हैं माँ, इंग्लिश में मदर, दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं। ब्रदर या फिर भ्रातृ मिलता जुलता वर्ड है। संस्कृत में 3 को त्री बोला जाता है, जो कि इंग्लिश के 3 से मिलता जुलता है या फिर स्पेनिश के त्रेस से मिलता जुलता है। संस्कृत में हम टीथ को दंत बोलते हैं, जो कि इंग्लिश के डेंटल से रिलेट करता है। ये सारी लैंग्वेज सिमिलैरिटीज कोइंसिडेंसेस नहीं है। संस्कृत जो वेदों की भाषा है उसका एंशिएंट ओरिजिन और जो यूरोपियन ओल्ड लैंग्वेजेस हैं जैसे कि ग्रीक, लैटिन या फिर इंग्लिश, इनका ओरिजिन मिलता है। ये सारी लैंग्वेजेस सेम एंशिएंट फैमिली को बिलोंग करती हैं। और सिर्फ लैंग्वेजेस का ही नहीं, स्टडीज ये कहती हैं कि यूरोप और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों का ओरिजिन भी एक ही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी हमने अपने वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के एपिसोड 4 में बात की थी और जो 1300 BCE के अराउंड वैनिश हो गई थी, उसके बाद पर्शिया और यूरोप से कुछ माइग्रेंट ट्राइब्स इंडिया में आकर बस गई थी, ऐसा वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज बताती हैं। इन लोगों ने इंडिया में बसकर एक नई सिविलाइजेशन बनाई और इन लोगों को आर्यंस बोला गया। मगर कई सारी काउंटर थ्योरीज हैं जो स्पेशली इंडियन रिसर्चर्स की हैं, वो ये कहती हैं कि यूरोप से आर्यंस माइग्रेट होकर इंडिया नहीं आए थे, बल्कि इंडिया से आर्यंस माइग्रेट होकर यूरोप और बाकी जगहों पर गए थे और वहां पर इन लैंग्वेजेस को स्प्रेड किया। तो चलिए वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के एपिसोड 7 में आज बात कर ही लेते हैं वैदिक एज की। ये वैदिक एज इंडस वैली सिविलाइजेशन के ठीक बाद में शुरू हो जाती है और लगभग 500 BCE तक चलती है। आज हम बात करेंगे आर्यंस की, वेदों की रचना की, रामायण और महाभारत के लिखे जाने की और आर्यंस के ऊपर कई सारी जो डिबेट्स चल रही हैं उनकी। मगर उससे पहले एक काम की बात सभी स्टूडेंट के लिए, अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो जैसे IIT, JEE, नीट एक्सेट्रा, या फिर रेगुलर स्कूल कॉलेज के टेस्ट हो, एग्जाम हो, सेशनल्स हो, तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक लाइव मास्टर क्लास सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में कई सारे टफ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स दिए हैं और क्रैक किए हैं, जैसे कि IIT, JEE का, गेट का, UPSC का, और इनको देखकर मैंने बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं जो आई विश कोई मुझे पहले समझा देता। कैसे अपने शेड्यूल को बनाना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया है रजिस्ट्रेशन का। लाइव क्लास में सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी रजिस्टर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक एज की कहानी। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैं आज की वीडियो में सिर्फ वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज और फैक्ट्स की बात करूंगा। कई सारे लोगों के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, काउंटर बिलीफ्स हो सकते हैं, और उनके बिलीफ को मैं हर्ट करना नहीं चाहता। मैं वही बता रहा हूं जो आज तक प्रूव किया जा चुका है, और हो सकता है कि मैं गलत हूं, मगर आप ये समझिए कि जो चीज़ अभी तक प्रूव नहीं हुई है साइंटिफिकली, उस चीज़ को किसी भी वीडियो में एज अ प्रोपेगेंडा बोलना भी गलत होगा मेरी तरफ से। तो चलिए वैदिक एज की बात करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि आज जो लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं उनका ओरिजिन क्या है। 19th सेंचुरी में एक थ्योरी पॉपुलर थी जिसका नाम था आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ईयर 2000 BCE के बाद से डिक्लाइन होना शुरू हुई, वो इसलिए डिक्लाइन हुई क्योंकि यूरोप और सेंट्रल एशिया से अपने रथों पर सवार होकर आर्यन ट्राइब्स यहाँ पर आई और इन पर अटैक करके इनका खात्मा कर दिया। जब और ज्यादा रिसर्च होने लगी, रिसर्च इवॉल्व हुई, तब इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को खारिज कर दिया गया और ये कहा गया कि आर्यंस यूरोप से माइग्रेट होकर आए तो जरूर थे, मगर एज एन इन्वेडर नहीं आए थे। वो कुछ ट्राइबल्स थे जो यहाँ शांतिपूर्वक आए और बस गए छोटे छोटे ग्रुप्स में। उन्होंने कोई बहुत बड़ा शहर नहीं बसाया या फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन नहीं स्टार्ट की। मॉडर्न थ्योरीज ये कहती हैं कि जब आर्यंस हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस को पार करके इंडस वैली सिविलाइजेशन तक पहुंचे, तब ये सिविलाइजेशन ऑलरेडी डिक्लाइन हो रही थी। कई सारी सिटीज़ पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वहाँ कोई नहीं रहता था, अबैंडन हो चुकी थी, और बहुत छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में, विलेजेस में लोग रहा करते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन इन्वेजन के कारण नहीं हुआ था, ये डिक्लाइन हुआ था एनवायरमेंट चेंजेस के कारण, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के कारण, रिवर्स का पाथ बदल जाने के कारण। अब जहाँ एक तरफ ये थ्योरी कि आर्यंस बाहर से आए थे ये वाइडली एक्सेप्टेड है, कई सारे इंडियन स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस हैं जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। उनका कहना है कि इंडिया से आर्यन ट्राइब्स वेस्ट की तरफ मूव की थी और इस थ्योरी को बोला जाता है OIT थ्योरी, यानी आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। इसके सपोर्ट में कई आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि कल्चरल कंटिन्यूटी। उनका कहना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो कल्चरल प्रैक्टिसेस मिलती थी, जो रिचुअल्स मिलते थे, जो पूजा पाठ मिलता था, वही इंडिया में कंटिन्यू हुआ। तो इसका मतलब यह है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग रह रहे थे वही आगे चलकर आर्यंस बने। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो यूरोपियन लैंग्वेज जैसे कि ग्रीक, लैटिन या फिर इंग्लिश से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका मतलब यह है कि संस्कृत
संस्कृत एक डिराइव्ड लैंग्वेज ना होकर इन सब की मदर लैंग्वेज है। और मदर लैंग्वेज वो तभी हो सकती है जब पहले संस्कृत इंडिया में डेवलप हुई हो और फिर यहाँ से बाहर स्प्रेड हुई हो आर्यंस के बाहर जाने के कारण। मगर जो सबसे स्ट्रॉन्ग और कंक्लूसिव प्रूफ है आर्यंस के इस कंफ्यूजन का वो मिला था 2019 में हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक साइट पर एक्सकेवेशन के बाद में। हरियाणा में राखीगढ़ी नाम की एक साइट से एक फीमेल स्केलेटन बरामद हुआ था जिसका कि डीएनए एनालिसिस किया गया। कार्बन डेटिंग करके ही पता चला कि ये स्केलेटन 2500 बीसीई का था, मतलब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्केलेटन था। अब डीएनए एनालिसिस की बात पर एक बात बताना चाहूंगा कि आज जो लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं उन सब के अंदर एक R1 जीन का वेरिएंट पाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये R1 जीन का वेरिएंट आर्यंस का दिया हुआ जीन वेरिएंट है और जिसमें भी आर्यन डीएनए है उसमें ये R1 जीन जरूर पाया जाएगा। मगर दूसरी तरफ जब इस हड़प्पन स्केलेटन का एनालिसिस किया गया तो उसमें ये R1 जीन वेरिएंट नहीं मिला। इसका मतलब ये था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो प्योरली इंडियन लोगों के एंसेस्टर्स नहीं थे, बाहर से भी कुछ जीन्स की मिक्सिंग हुई है इंडिया के पॉपुलेशन में। और दूसरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ये थी कि यूरोप और सेंट्रल एशिया के लोगों में भी ये R1 जीन वेरिएंट मिलता है, मगर उन सभी में हड़प्पन सिविलाइजेशन के इस डीएनए का कोई भी ट्रेस नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग बाहर माइग्रेट होकर नहीं गए यूरोप और सेंट्रल एशिया में, उन्होंने अपने जीन्स नहीं फैलाए। और इसी डीएनए एनालिसिस के कंक्लूजन के बाद में पूरा वर्ल्ड ये बिलीव करता है कि आर्यंस बाहर से आए थे अपने साथ R1 जीन के वेरिएंट्स लेकर और वही R1 जीन वेरिएंट आज इंडियंस में मिलता है। इसका मतलब ये है कि आर्यंस और हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों की इंटरमिक्सिंग के कारण इंडियन पॉपुलेशन बनी। अब कई लोग इस पर सेंटिमेंटल हो सकते हैं कि हम इंडियंस यूरोपियंस के डिसेंडेंट्स कैसे हो सकते हैं, हमारा तो भारत देश महान है, हम विश्व गुरु थे। तो आप सब ये जान लीजिए, जिन लोगों ने भी मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज की पुरानी वीडियोस देखी हैं वो इतने सेंटिमेंटल ना हो। कहीं पे कोई भी परमानेंट नहीं है। आज हम जिस धरती पे रह रहे हैं पहले वहां पर डायनासोर रहा करते थे, उससे पहले वहां पर बैक्टीरिया रहा करते थे। पूरे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमंस है उनका ओरिजिन अफ्रीका से हुआ है, होमो सेपियंस। इसका मतलब ये है कि हम सब लोग अफ्रीकन लोगों के डिसेंडेंट्स हैं और ये भी प्रूवन है। जो ओल्डेस्ट इंडियंस थे वो अफ्रीका से ही आए थे, जिसका प्रूफ है अंडमान निकोबार आइलैंड में बसी हुई सेंटिनलीज ट्राइब जो अभी तक अनटच्ड है, प्योर है और उनके जीन्स अफ्रीकन जीन्स से मिलते हैं। बाकी के सारे इंडियंस अफ्रीकन, हड़प्पन और आर्यन जीन्स का मिक्सचर है। तो एनीवेज आज की वीडियो में हम यही आर्यन माइग्रेशन थ्योरी लेकर चलेंगे और वैदिक एज में आगे बढ़ेंगे। अराउंड 1500 बीसीई में आर्यंस माइग्रेट होकर हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स तक पहुंचते हैं। अपने साथ वो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस लेकर आए जो इंटरमिक्स होकर यहाँ पर संस्कृत के फॉर्म में डेवलप हुई। इसके प्रूफ्स मिलते हैं। कुछ पुरानी ईरानियन लैंग्वेजेस और कुछ पुरानी यूरोपियन लैंग्वेजेस की रूट्स संस्कृत की रूट्स से मिलती जुलती हैं। आर्यंस अपने साथ में रथों की सवारी लेकर आए थे। उनका पोएट्री और हिम्स यानी कि दोहे लिखने में बहुत इंटरेस्ट था और उसी को यहाँ पर आकर इन्होंने डेवलप किया। जब ये दोहे संस्कृत से मिले और उनका कलेक्शन बना तब उन्हें वेद बोला गया। अर्ली आर्यंस जो थे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के विलेजर्स के साथ में इंटरमिक्स हुए और ये सेटल हुए सप्त सिंधु रीजन के आसपास टेम्परेरी सेटलमेंट्स में। इन्होंने बड़ी सिटीज़ नहीं बनाई, बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए और इस कारण इनके जो ट्रेसेस हैं, इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो बहुत कम मिलते हैं। धीरे धीरे ये नॉर्दर्न इंडिया में फैलने लगे। तो जो पूरी वैदिक एज है वो 1500 बीसीई से स्टार्ट होकर 500 बीसीई तक जाती है, मगर हम इस पूरी टाइमलाइन को दो हिस्सों में बांट लेंगे। पहले 500 साल 1500 बीसीई से 1000 बीसीई तक आती है अर्ली वैदिक एज और बाद की है लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज अभी भी नोमैडिक थी, बहुत ज्यादा रिटन रिकॉर्ड्स उसमें नहीं मिलते हैं। इसी अर्ली वैदिक एज में ऋग्वेद का जन्म हुआ था जो हमारा सबसे पुराना लिखा गया वेद है। ये ऋग्वेद, मजे की बात यह है कि पूरी तरह से ओरल था, कोई रिटन फॉर्म में नहीं था और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति रट रट कर याद करवा कर इसे पास ऑन करते थे। बहुत बाद में, कई 100 सालों के बाद में जाकर किसी ने इसको रिटन फॉर्म में कंपाइल किया। धीरे धीरे जो इंडो आर्यंस थे वो अपनी नोमैडिक लाइफस्टाइल को छोड़कर एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल में बसने लगे, गांव बसाने लगे और लेटर वैदिक एज जब आई तब ये गांव किंगडम्स बनने लगे। यहाँ पर राजा और प्रजा का कॉन्सेप्ट होने लगा। लेटर वैदिक एज में ये आर्यंस सप्त सिंधु से निकलकर गंगा की प्लेन्स में बसने लगे। तो चलिए अब एक एक करके वैदिक एज की अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनकी सोसाइटी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। अर्ली वैदिक एज में सोसाइटी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काफी सिंपल था। जो लोग ट्राइब्स पर रूल करते थे उनको राजन बोला जाता था। काउ हर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हुआ करती थी। अर्ली टेक्स्ट लोपामुद्रा और गार्गी जैसे महिला संतों का विवरण करते हैं। इसका मतलब ये था कि महिला सशक्तिकरण काफी अच्छा था और फीमेल्स का सोसाइटी में काफी अच्छा रोल था। बट 1000 बीसीई के बाद लेटर वैदिक एज में सिचुएशंस
थोड़ी चेंज हो जाती हैं। छोटे छोटे ट्राइब्स मिलाकर बड़े जनपद बना लेते हैं और किंगडम्स बनते जाते हैं। कुरु और पांचाल जैसे किंगडम्स का जिक्र है टेक्स्ट के अंदर। अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करवाने का विवरण है अपने किंगडम्स को एक्सपांड करने के लिए। इसी लेटर वैदिक एज में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम चालू हुआ जिसे बोला जाता है वर्ण सिस्टम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 क्लासेस में पूरी सोसाइटी डिवाइडेड थी। पहले तो ये अपने काम के हिसाब से डिवाइड होते थे, किसी के जन्म से उसके वर्ण का कोई मतलब नहीं हुआ करता था अर्ली वैदिक एज में। मगर लेटर वैदिक एज में सोसाइटी ने इंसान को जन्म से ही एक क्लास में बांध दिया और इसका सबसे बड़ा रीजन था जो अपर कास्ट थी, जो ब्राह्मण कास्ट थी और जो क्षत्रिय कास्ट थी, वो अपने आप को प्योर रखना चाहती थी, अपनी ब्लड लाइन को प्योर रखना चाहती थी और उनका इन्फ्लुएंस सोसाइटी पर बढ़ने लगा और वो अपनी फैमिली से अपनी विद्या को बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए ये सिस्टम हेरिडिटरी हो गया। 600 BCE आते आते वैदिक वर्ल्ड पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। जो पहले ट्राइबल्स हुआ करते थे वो बड़े बड़े एम्पायर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। कुछ एम्पायर्स का मैं नाम लेता हूं जैसे कि कौशल, विदेह और कुरु किंगडम्स। तो चलिए आते हैं वैदिक एज के सेकंड एस्पेक्ट पर जो कि है रिलीजन और बिलीफ्स। अर्ली वैदिक एज के लोगों का रिलीजन प्रकृति के बहुत करीब था। लोग इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं की पूजा करते थे जो नेचर में पाए जाते हैं। वायु, सूर्य, चंद्रमा की पूजा की जाती थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हिंदुइज्म के मेजर गॉड्स हैं जैसे कि विष्णु, भगवान शिव, उन सब का यहाँ पर माइनर गॉड्स के फॉर्म में पूजन किया जाता था। ये सब मेजर गॉड्स बहुत बाद में बने हैं। वैदिक एज में रिचुअल्स का कोर माना जाता था यज्ञ यानी कि हवन, और ये हर एक स्पिरिचुअल इवेंट या फिर हर एक कल्चरल इवेंट का पार्ट हुआ करता था। अगर आपको कोई पूजा करनी है, बारिश लेकर आनी है, किसी के बच्चा हुआ है, कोई शादी हुई है, सभी में यज्ञ का पूजन किया जाता था और ये प्रैक्टिस आज तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जिंदा है। लेटर वैदिक पीरियड में ये रिचुअल्स और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे प्रीस्ट, पंडित, मंदिरों का जन्म होता है। पहले वेद लिखे जाते हैं और फिर उनका मतलब समझने के लिए कई सारे उपनिषद भी लिखे जाते हैं। और इस लेटर वैदिक एज में जो चीज़ें लिखी गई हैं उनमें भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा सुपीरियर गॉड्स बनकर बाहर आते हैं। अब चलिए वैदिक एज में इकोनॉमी और ट्रेड पर बात करते हैं। जब इंडो आर्यंस माइग्रेट होकर आए थे तो अपने साथ एक पैस्टोरल लाइफस्टाइल लाए थे, एक नोमैडिक लाइफस्टाइल। भेड़ों को चराना, गायों को चराना, ये उनका रूटीन हुआ करता था। हालांकि उस समय एग्रीकल्चर भी एग्जिस्ट करता था मगर उनके लिए वो सेकेंडरी था। उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था कैटल रियरिंग। धीरे धीरे जब वो परमानेंटली सेटल होने लगे तब वैदिक एज में फार्मिंग बढ़ने लगी। लेटर वैदिक एज में 1000 BCE के बाद में आयरन टूल्स आ गए जिसके कारण फॉरेस्ट को क्लीन करना, बड़े बड़े फार्म्स एस्टैब्लिश करना कॉमन हो गया। कैटल रियरिंग की जगह एग्रीकल्चर एक मेन पार्ट हो गया लोगों के जीवन का और राइस और बार्ले ने इंडिया के एग्रीकल्चर में जगह बनाई। लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर के अलावा भी कई सारी जॉब्स बाहर आने लगी जैसे कि क्राफ्ट्समैनशिप, क्लोथिंग, टूल्स बनाना या फिर पॉटरी। ट्रेड रूट्स एक्सपैंड होने लगे, बार्टर सिस्टम डेवलप होने लगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड किया जाने लगा, सॉल्ट डेवलप किया जाने लगा, मेटलर्जी होने लगी, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाए जाने लगे। हालांकि जो अर्ली वैदिक एज थी उसमें सिर्फ बार्टर सिस्टम चला करता था, चीज़ों का आदान प्रदान। मगर जो लेटर वैदिक एज है उसमें कई सारी चीज़ों से करेंसी बनाई जाने लगी जिसमें कौड़ियों का जिक्र किया जाता है, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का जिक्र किया जाता है। अब अगले सेक्शन में हम बात करते हैं वैदिक एज के लैंग्वेजेस और वेदों की रचना की। वैदिक एज की सबसे बड़ी लेगेसी जो आज तक जिंदा है वो है संस्कृत भाषा। आर्यंस जब यहाँ पर आए, जब वो इंडियंस के साथ मिक्स हुए, तब एक लैंग्वेज डेवलप हुई जिसे बोला गया संस्कृत, और इसी संस्कृत में सारे वेदों की रचना हुई है। मगर ओरिजिनल वेदों में लिखी हुई संस्कृत और जो डेवलप हुई बाद में उस संस्कृत में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसलिए उस समय जो संस्कृत डेवलप हुई जिसमें वेद लिखे गए थे उसे बोला जाता है वैदिक संस्कृत। इसके बाद में संस्कृत की अच्छी तरह से स्ट्रक्चरल वे में ग्रामर डेवलप हुई जो बहुत बाद में आती है। अब जो संस्कृत है वो ना सिर्फ बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस की मदर लैंग्वेज है, वो कई सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस की भी ओरिजिन से मिलती है। जो एंशिएंट ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश लैंग्वेज हैं उनकी रूट्स और संस्कृत की रूट्स काफ़ी मिलती जुलती हैं। इनफैक्ट पर्शियन लैंग्वेजेस से भी संस्कृत की रूट्स मिलती हैं, जिसका मतलब ये है कि पर्शिया, यूरोप और वेस्टर्न इंडिया काफ़ी सिमिलैरिटीज़ रखते थे लैंग्वेज के नाम में। अब इसी वैदिक संस्कृत में जो वेद लिखे गए थे, सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था। ये सारे वेद पूरी तरह से ओरली ट्रांसमिट किए जाते थे, ये कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं थे। एक पर्सन से दूसरे पर्सन, गुरु से शिष्य में ये वेद रटवा रटवा कर पास ऑन किए जाते थे। इनफैक्ट अर्ली वैदिक एज में राइटिंग का यानी कि रिटन टेक्स्ट का कोई प्रूफ नहीं मिलता है। जो वेद हैं वो वर्ड टू वर्ड सेंचुरीज तक प्रिवेंट किए गए हैं सिर्फ लोगों को याद करवा के, और इसके लिए कई सारी माइंड ब्लोइंग टेक्निक्स का भी यूज किया गया है, यानी कि आगे से पीछे बोलना, उल्टा वापस याद करना, कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाना, कई सारी राइम्स बनाना।
किसी भी रैंडम सीक्वेंस में किसी भी श्लोक को याद करवाना। आप इमेजिन कीजिए कितनी मेहनत उस समय लोगों ने की होगी इन वेदों को याद करने में। अराउंड 1500 से 1000 BCE में यानी कि अर्ली वैदिक एज में ऋग्वेद लिखा गया था, जो कि सभी वेदों में सबसे पुराना वेद है। इसके बाद आए यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सभी वेदों में भगवान की व्याख्या है, अलग अलग तरह के गॉड्स का, देवताओं का विवरण है, कई सारे रिचुअल्स का विवरण है, कई सारी जो प्रैक्टिसेस की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए, जिंदगी को कैसे जिया जाना चाहिए, इसका विवरण है। इन 4 प्रमुख वेदों के साथ साथ बहुत सारी और रचनाएं इस युग में हुई थी, जैसे कि उपनिषद लिखा जाना, ब्रह्मांड लिखा जाना, और इन सभी का एक ही पर्पस था, लाइफ को समझना कि जिंदगी क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए। और इसी के साथ में वैदिक एज में 2 प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक थी रामायण और दूसरी थी महाभारत। अब रामायण और महाभारत की स्टोरी वैदिक एज में हुई ये मैं नहीं कह सकता, मगर जो अर्लीस्ट प्रूफ है इनके लिखे जाने का, या फिर इनकी जो अर्लीस्ट साइटिंग है, जो एविडेंस मिलते हैं, वो वैदिक एज में ही मिलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वैदिक एज जितनी पुरानी तो महाभारत रामायण है ही। अब इससे ज़्यादा पुरानी है या नहीं है, इस पर कोई एविडेंस नहीं है। इसका भी कोई एविडेंस नहीं है कि रामायण और महाभारत के इवेंट्स कितने पुराने थे, कब घटित हुए थे। इसका भी कोई एविडेंस नहीं है कि इनमें जो स्टोरीज लिखी गई हैं वो एक मिथ है या रियलिटी है। वैदिक एज के अंत में एक बहुत ही लेजेंडरी पहुंचे हुए ग्रामरियन यानी कि व्याकरणाचार्य हुआ करते थे, जिनका नाम था पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की, उसको स्ट्रक्चर दिया, उसको रूल्स दिए, उसको मीनिंग दिया, और इन्हीं की वजह से संस्कृत एक रूल्स के अंदर ढल गई और आज तक जिंदा है। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस एज का क्या था? सबसे पुराने वेद ऋग्वेद के अंदर आर्यवर्त का वर्णन है। आर्यवर्त यानी कि वो जगह जहां पर आर्यंस बसे थे। इसी आर्यवर्त में एक राजा हुआ करते थे भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम हुआ भारतवर्ष। हालांकि वेदों में भारतवर्ष सिर्फ गंगा और उसके आसपास के रीजन्स को ही बोला गया है, मगर 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हमने भारत नाम को पूरे देश के नाम के लिए एक्सेप्ट कर लिया, अलॉन्ग विथ इंडिया। तो दोस्तों ये थी वैदिक एज की कहानी। अगर आप या आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में से कोई भी किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो पिंड कमेंट में लिंक है मास्टर क्लास का, उनको जरूर ज्वाइन करने के लिए कहिए या ज्वाइन कीजिए। वैदिक एज जब 500 BCE में खत्म हुई, उसके बाद की कहानी हम वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का वीडियो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं चलता हूँ अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।